नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव चोपड़ा। एक लेखक होने के साथ साथ आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और केंद्र और राज्य शासन के विभिन्न विभागों में अनेक प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का आपको एक लंबा अनुभव रहा है। इस दौरान आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में निदेशक के पद पर भी रहे। वर्तमान में आप लेखन के साथ साथ आईएएस की तैयारी में जुटे युवाओं का स्वेच्छा से मार्गदर्शन भी करते हैं। हमने इनसे बात की आईएएस परीक्षा की तैयारी के बारे में। ये उन युवाओं के लिए उपयोगी होगी जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज माइंडकर। डॉक्टर चोपड़ा से सबसे पहले इससे पहले कि हम परीक्षाओं पर आए, क्यों न समझ लिया जाए कि आईएएस हमारे देश में कब से है, इसकी शुरुआत हम कहां तक देख सकते हैं। देखिए मनोज, आईसीएस की जो परीक्षा थी ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से शुरू हुई थी, बिकॉज उनको लगता था कि एक कोवेनेंटेड सिविल सर्विस होनी चाहिए जो देश को चला सके। और उस समय जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम था वो यूरोपियंस ही लेते थे, और जो पूरा फोकस था वो एग्जामिनेशन जो था वो ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज के ही ग्रेजुएट्स उसमें आते थे, और पूरा फोकस उन दोनों में क्लासिकल लैंग्वेजेस पे था। 1946 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई जब क्लियर था कि भारत आज़ाद होने वाला है। तो सरदार पटेल ने 21 और 22 अक्टूबर 1946 में, जब वो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, होम मेंबर बोलते थे उनको, होम मेंबर थे, तो उन्होंने जो हमारी 11 प्रोविंसेस थी उन सब के प्रीमियर्स को बुलाया। उन दिनों में सीएम्स को प्रीमियर कहते थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई अब हमें क्या आगे करना चाहिए। तो 8 स्टेट प्रीमियर्स ने कहा कि हमें आईसीएस को रिटेन करना चाहिए। अच्छा। और 3 स्टेट्स ने कहा कि हमें रिटेन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो स्टेट्स थी जिनमें कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी। बट सरदार पटेल ने उस पूरी मीटिंग को इसी बात में कंक्लूड किया कि मेजॉरिटी स्टेट्स का ये मानना है कि आईसीएस का किसी फॉर्म को हमें रिटेन करना है। और इसीलिए फिर 1948 में ही जो हमारा पहला एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट हुआ। जो इसके जो 3-4 फेजेस जो मुझे लगता है वो ये, एक तो फेज़ था कि जब पूरे का पूरा जो फोकस था वो यूरोपियन हिस्ट्री पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे, इन सब पे था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री के पेपर शुरू हुए, गांधीयन थॉट पे पेपर शुरू हुए, लेकिन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फिर भी अंग्रेजी रहा बहुत दिनों तक। उसके बाद में फिर 79 तक पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहा, एक्सेप्ट दैट भारतीय भाषाओं को इंक्लूड किया, हिंदी को इंक्लूड किया गया। लेकिन जो मेजर चेंज आई वो कोठारी कमीशन रिकमेंडेशंस के बाद आई 79 में, जब ये तय किया गया कि जो अंग्रेजी का वर्चस्व है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, English will continue to be one of the many subjects. It will continue to be important, but it will be one of the subjects. और फिर ये हुआ कि क्वालिफाइंग नॉलेज अंग्रेजी की, हिंदी की या किसी एक भारतीय भाषा की होनी चाहिए, और प्रीलिम्स एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ। और फिर उसके पहले अंदर प्रीलिम्स नहीं था, इसका मतलब पहले 79 से पहले तक प्रीलिम्स नहीं था, और थोड़ा आसान भी था क्योंकि कम लोग बैठते थे। लेकिन जब 60-70 हज़ार से ज़्यादा लोग अपीयर होने शुरू हुए तो फिर लगा कि इतनी कॉपीज़ को जांचना भी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था। तो इसलिए 79 से फिर प्रीलिम्स एग्जाम शुरू हुआ। और प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस थे उन पे ज़्यादा फोकस हुआ, और उसमें एक जनरल पेपर और एक ऑप्शनल पेपर होता था। अब उसके बाद में ये हुआ कि एक जो बड़ी समस्या जो हमेशा रहती है इस एग्ज़ाम में वो ये है कि आप इतने लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाएंगे, क्योंकि कोई आदमी एग्ज़ाम दे रहा है फिलॉसफी में, एक आदमी एग्ज़ाम दे रहा है मैथमेटिक्स में, एक व्यक्ति एग्जामिनेशन दे रहा है ज्योग्राफी में। तो इन सब की मॉडरेशन करना, इन सबको बैलेंस करना भी एक अपने आप में चैलेंज था। इसलिए अब से जो पिछले 10-12 साल से जो फोकस हुआ है वो ये हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है वो कॉमन रखें। तो जनरल स्टडीज़ पे, जनरल नॉलेज पे, एथिक्स पे, ऐसे राइटिंग पे, इस पे ज़्यादा फोकस दिया जाए ताकि ये सब लोगों का सिलेबस कॉमन हो। Because when you are doing general knowledge or general studies or general essay or ethics paper, that is common for everybody, right? So अब जो मेजर जो चैलेंज जो हो गया है वो ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम बहुत बार लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, बहुत कठिन है, लेकिन इसका उपाय भी नहीं है। बिकॉज जब 10 लाख लोग एग्जाम देने को तैयार होंगे और उसमें से सिर्फ 8,000 लोगों को ही प्रीलिम्स क्लियर करना है, 8 से 10,000 लोगों को ही प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो नेचुरली द एग्जाम हैज़ टू बी वेरी टफ।
और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का तो कोई भी इजी सोल्यूशन नहीं है। इस पर तो जितना पढ़ेंगे, जितना जनरल स्टडीज़ आप कर पाते हैं, जितनी आप किताबें ले सकते हैं, जितने आप अखबारें पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी, ओलंपिक से लेके न्यूक्लियर एनर्जी तक, इंडिया यूएस एग्रीमेंट्स को लेके, यूक्रेन वॉर पे किसी भी चीज़ पे प्रीलिम्स में तो प्रश्न आ ही सकता है। तो इसीलिए जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरा तो उनसे ये एडवाइस रहेगा कि आपको 3 या 4 अखबारें रोज़ पढ़नी चाहिए। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं AIR स्टूडियो में हूँ न्यूज़ जो है, जो 8:45 बजे की हिंदी की न्यूज़ और 9 बजे की अंग्रेज़ी की न्यूज़, ये शाम में जो ये 2 बुलेटिन्स आते हैं, इनको भी अपने सिस्टम के अंदर ले आना चाहिए। बिकॉज इनसे गवर्नमेंट की जो थॉट है, गवर्नमेंट की जो थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में जितनी क्लैरिटी ये 8:45 की न्यूज़ और 9 बजे की न्यूज़ में आती है, पर इससे बढ़िया रिव्यू देश में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री की क्या सोच है, विदेश मंत्री की क्या सोच है, बाकी देश हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, G20 में हमारा क्या हो रहा है, SCO में क्या हो रहा है। बिकॉज देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। आज के डेट में भारत जो है G20 की प्रेसिडेंसी में भी है। आज की डेट में हमने SCO की भी समिट कराई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। तो इतनी जो विस्तृत नॉलेज है वो हमें रेडियो से और अखबारों से पता लगती रहती है, और इसको अब्जॉर्ब करना, इनफैक्ट इट हैज़ टू बी मेड सेकेंड हैबिट। जब ये सेकेंड हैबिट बन जाएगा तो नॉट इवन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, लेकिन एग्जाम के बाद जब आप अगले 30-35 साल जब आप सरकार की नौकरी करेंगे, देन ऑल्सो इट विल होल्ड यू इन गुड स्टेट। ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स का। अब मेनली जो मुझसे बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत कॉलेजेस में मैं जाता भी हूँ और बहुत इंस्टीट्यूट्स में भी मुझे इनवाइट करते हैं थोड़ा जनरली बात करने के लिए कि एग्ज़ाम को कैसे किया जाए। देखिए, हर आदमी तैयारी करता है और हर आदमी बहुत मेहनत भी करता है, हर व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो पढ़ते बहुत हैं और लिखते कम हैं। और जो एग्जामिनर है वो तो वही उसी चीज़ पे आपको नंबर देगा जो आपने लिखा है। तो आपको अगर सारी दुनिया का ज्ञान पता है, लेकिन अगर आप उसको उन 10 मिनट में नहीं लिख पाए जो आपके पास अलॉटेड समय है, तो वो नॉलेज का कोई खास फायदा उसके लिए नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं बड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। प्रिपरेशन फॉर एन एग्जाम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टडिंग इन जनरल। जब आप जनरल स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे अब हम लोग तो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं और मुझे तो कुछ भी पढ़ने में मज़ा आता है, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे अब किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर मुझे प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम के लिए करना है, तो अगर मुझे आर्टिकल 21 पे ही कुछ सोचना है तो मुझे आर्टिकल 21 पे ही फोकस करना है। अगर मुझे SDGs को पढ़ना है तो मुझे SDGs पे ही पढ़ना है। अगर मुझे UN की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है या HDR उसको देखना तो वही देखना। तो ट्रेनिंग में, लर्निंग में और प्रिपरेशन फॉर एन एग्जामिनेशन में ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। हम जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है जो हमें इमीडिएटली अगले 6 महीने में जो हमारे आने वाले जो संभावना है उसके ऊपर हम फोकस करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और एग्जामिनेशन की तैयारी भी एक क्लियर फोकस के साथ है। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो मेरा एक इन जनरल मैं ये कहूँगा कि अगर आप दिन में 8 या 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से आपको कम से कम आधा समय जो है वो लिखने में फोकस करना चाहिए। चाहे आप अंग्रेज़ी में लिखें या हिंदी में लिखें, जो भी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। तो मेरा सुझाव यही है कि अखबारों के एडिटोरियल्स, और अलग अलग अखबारों के एडिटोरियल्स का अलग अलग दृष्टिकोण है, क्योंकि हर अखबार का व्यू पॉइंट जो है वो अलग होगा। तो मेरा जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये जो सजेशन वो ये रहेगा कि अगर आपने टिपिकली एक एडिटोरियल की लेंथ जो है वो 400 से 600 वर्ड्स की होती है, तो मेरा सजेशन है कि आप किसी भी एडिटोरियल को लें और उसको एक्सपैंड करें। उसी चीज़ को 400 शब्द की जो है उसको 1000 शब्द में लिखें, फिर उसको कंप्रेस करके 200 शब्द में लिखें, फिर उसको 300 शब्द में लिखें और बार बार लिखें। तो उससे क्या होगा कि आपकी पकड़ उस विषय पे बहुत गहरी हो जाएगी, और एग्जामिनर तो आपको जो आपने लिखा है उसी पे आपको नंबर मिलेंगे। आपको जो पता है वो तो आपको पता है, लेकिन वो एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको क्या पता है। आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने बताई वो बिल्कुल मल्टी मार्शल आर्ट्स वाला स्टाइल आपने अपनाया। और आते हैं, एक छोटा सा प्रश्न मन में आया। इंटरव्यू देने की जो कला है,
आपकी व्यक्तिगत जिंदगी को उसके साथ जोड़ते हुए आपकी जो यात्रा रही है इतनी लंबी, आपकी शुरुआत जो रही है उसके साथ जोड़ते हुए। देखिए, जो इंटरव्यू है, अब क्योंकि मैं बहुत बार इंटरव्यूज़ में बैठा भी हूँ और बहुत मतलब इंटरव्यू तो खैर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक ही बार देना पड़ा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक बातचीत करना चाह रहा है, आपको समझना चाह रहा है। इंटरव्यूअर को भी पता है कि जो उसके सामने बैठा है वो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो है नहीं। मतलब इनफैक्ट उसको जितना भी हम आराम से, जितना भी हम सहज भाव से कर सकें उतना ही बेहतर है। मुझे याद है कि इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे पूछा था कि भाई ये बताइए कि असम समस्या हो रही, ये हो रही, इसका क्या क्या समाधान है। मैं सर ये आप नहीं निकाल पाए अभी तक, तो मैं कैसे निकालूंगा मैं तो अभी 23 साल का हूँ, भी मैं कैसे बताऊंगा। लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है सर, ये फैक्टर्स हैं इसके। असम के जो आंसू की तब एजिटेशन चल रही थी, उनका ये मानना है, केंद्र सरकार का ये मानना है, लेकिन इसका समाधान मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये समाधान तो आप ही बता पाएंगे शायद। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड को भी पता है कि आपकी उम्र क्या है। जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं वो सब तो 60 साल के हैं, और जिनका 35-36 साल का सरकार में एक्सपीरियंस रहा है, कोई एम्बेसडर रहा है, कोई सचिव रहा है, कोई मसूरी अकादमी में डायरेक्टर रहा है, कोई आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में रहा है, कोई आर्मी का जनरल रहा है, कोई टॉप इकोनॉमिस्ट रहा है। तो वो जब आपसे बात कर रहे हैं तो उनको भी तो इस बात का एहसास है कि आपको तो सब सोल्यूशन नहीं पता होंगी, हो भी नहीं सकती। एक 22, 23, 24, 25, 30 साल के जिसको गवर्नमेंट में अभी एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो जो 4 अखबारों में लिखा है वही तो रिफ्लेक्ट कर पाएगा। उससे ज़्यादा ओरिजिनल, अब जैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, अब वो चाहे वो मणिपुर की समस्या हो, चाहे वो हमारा क्या पोजीशन होनी चाहिए यूक्रेन रशिया के युद्ध में, ये इतनी कंटेंशियस इश्यूज हैं कि इसमें कुछ भी कहना एक नवयुवक के लिए या नवयुवती के लिए बहुत कठिन है। तो उसमें आई थिंक साफ साफ बता देना चाहिए कि ये 3-4 पक्ष हैं, ये 4 अखबारों की ये राय है, और बाकी तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वैसे वैसे हम उस पर और आगे बात करेंगे। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, सच बोलना को वो तरजीह देंगे। मुझे लगता है कि वो बेहतर है। ये स्टॉक आंसर कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम ये करना, अबे देश की सेवा तो आप बहुत जगह से कर सकते हैं। आप AIR में आप भी देश की सेवा कर रहे हैं। जो आदमी रामकृष्ण मिशन में मंक बन जाता है वो भी सेवा कर रहा है। जो आदमी जत्थेदार है, जो गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। तो हर आदमी देश की सेवा कर रहा है। आर्मी जवान क्या देश की सेवा नहीं कर रहा? BSF में जो आदमी खड़ा है वहाँ पे, वो नहीं देश की सेवा कर रहा है। जो घुड़सवार है क्या वो नहीं देश की सेवा कर रहा है? जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल सुबह से शाम तक इतनी गर्मी में, इतनी धूप में और इस बारिश में खड़ा देश के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, वो भी तो देश की सेवा कर रहा है। पायलट भी देश की सेवा कर रहा है। तो देश की सेवा क्या सिर्फ IAS के माध्यम से हो सकती है? ये तो एक अजीब सी एक स्टेटमेंट है। तो हमें साफ साफ बताना चाहिए कि हम क्यों आना चाह रहे हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, कई लोगों को इंटरेस्ट है फॉरेन अफेयर्स का, तो उनको कहना चाहिए कि मैं इसलिए आना चाह रहा हूँ यहाँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मुझे गांव एरिया में काम करना अच्छा लगता है, मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट। जो भी आपका मन में है, जो फीलिंग है, वो बतानी चाहिए। और अगर आप इसलिए एग्ज़ाम दे रहे हैं क्योंकि आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप IAS अधिकारी बने, तो वो भी साफ साफ बता देना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी ने, हो सकता है अपनी बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ कि एक चैलेंज था। हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड ने कहा हो कि भाई अगर तुम IAS बनोगे तो मैं आगे प्रेम विवाह होगा, तो हो सकता है इसलिए आदमी किस जज्बे से आप कर रहे हैं साफ साफ बता देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, क्योंकि एग्ज़ाम देना, एम्बिशियस होना, कामयाब होना, ये कुछ गलत नहीं है इसमें। इट इज़ अ लेजिटिमेट एस्पिरेशन। It's a legitimate aspiration to become a deputy commissioner, to become a secretary, to become the commissioner of police, to become the DG of AIR, to become the head of the railways, to become the head of the information. These are all very legitimate career aspirations. And why should young people not have these aspirations? हम कुछ illegal बात तो नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भारत के संविधान के तहत जो भी प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर हम इसको बढ़ाएं। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो है UPSC एग्जाम की, वो ये है कि इस एग्जाम में आपकी सिलेक्शन आपकी एबिलिटी पे, आपकी कॉम्पिटेंस पे और आपकी मेहनत पे आधारित है। डॉक्टर चोपड़ा, आपकी दिलचस्प बातों में मैं इतना खो गया कि मैं एक मूलभूत सवाल ही पूछना भूल गया। हम कई बार देखते हैं कि एक फला कोई पास हुआ IAS और बिना कोचिंग के वो साफ साफ बता देता है, बता देती है कि नहीं भाई, या तो अफोर्ड नहीं कर पाए या जो भी कारण हो,
लेकिन वो बिना कोचिंग के, तो ये थोड़ा सा जादुई प्रतीत होता है, क्योंकि लाखों लोग हमें इश्तिहार दिखते हैं और फला वो दिखता देखिए है। ये एक इश्तिहारबाजी की आप बात कही, क्योंकि जो बेसिक मटेरियल है वो तो वही है। मतलब ये यूपीएससी का अगर हम पढ़ें, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपको ग्रेजुएट लेवल की नॉलेज चाहिए, और ग्रेजुएट लेवल की नॉलेज, और ख़ास तौर पे जनरल स्टडीज़ जिस पे पूरा फोकस है, ये तो आपको किसी भी नॉर्मल किताब से, मैं किसी भी ऑथर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत नॉर्मल सी किताबें हैं, एनसीईआरटी किताबें हैं, इग्नू की पुस्तकें ले लें, कोई भी जनरल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हम ले लें, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम 4 अखबारें रोज़ की पढ़ लें तो भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में वो आपको कंसोलिडेट करके जो नोट्स हैं वो आपको दे देते हैं। अगर आप नोट्स खुद बनाएं, या अगर आप 7-8 लोग 10 लोग अगर मिलके तैयारी करें, तो इट इज़ इवन बेटर। इट इज़ बेटर बिकॉज जब आप हाथ से नोट्स बनाते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, तो आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी हो जाती है। फिलॉसफी का एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने किसी से आपने नोट्स ले लिए, तो आपने सिर्फ उसको ऑब्जॉर्व किया, लेकिन अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे समझ के, चाहे इंडियन फिलॉसफी में अगर आपने राधा कृष्णन को, हिरायना को और ओपी दास गुप्ता को आपने पढ़ा, उनके बेसिस पे अगर आपने नोट्स बनाए कि वेदांत क्या है, द्वैत क्या है, सांख्य योग क्या है, तो आपकी पकड़ इन विषयों पे, इन सब स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बहुत बढ़िया होगी, रादर देन कि आपने वो कुछ और पकड़ के ले लिया। तो ये तो फ़र्क तो है ही है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी, आई डू नॉट अटैच एनी वैल्यू स्टेटमेंट टू कोचिंग और नॉन कोचिंग। और अब तो देखिए हर जगह में कोचिंग का ऑब्जेक्टिव भी क्या है। देखिए आज की डेट में तो एसजीपीसी से लेके जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, रामजस कॉलेज, जीएनडीयू, तो हमारी जो जितनी भी स्टेट एटीआईज हैं, वो नेताजी सुभाष एटीआई वेस्ट बंगाल, महात्मा गांधी पंजाब में, almost every ATI is providing coaching to candidates from its own area, right? और हमारे पास अब 2 किस्मों की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। एक वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका प्राइमरी पर्पस ही है टू जनरेट रेवेन्यूज, और दूसरी हैं इस टाइप की इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने कुछ नाम लिए अभी, जिनका पर्पस इज नॉट टू मेक मनी। उनका पर्पस है कि वो बच्चों को या कैंडिडेट्स को हेल्प करें। तो अलग अलग किस्म की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी हम एक उसके अंदर नहीं रख सकते। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हुई। आज तो लगा जैसे मैं ही कोचिंग आपसे ले रहा था। अरे नहीं, एक क्या बात परीक्षा के लिए। ऐसे ही आप जुड़ते रहें हमारे साथ, हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ। आपके लेखन, आपके अनुभव का हमारे श्रोताओं के लिए हम चाहते हैं बहुत फायदा हो। स्टूडियो आने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। डॉक्टर संजीव चोपड़ा, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आशा है ये हमारे उन युवा साथियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो इस वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।